नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। सुबह से लगातार हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मेकओवर की, कैबिनेट में हुए बदलावों की, उनके मायने की, उनके प्रभावों की और भारतीय बाजारों से सरोकार की। लेकिन अहम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्री शामिल करने के बाद विभागों में भी बड़ा फेरबदल किया है। कई मंत्रियों से अहम मंत्रालय वापस ले लिए गए हैं, जबकि कुछ मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। जयंत सिन्हा को वित्त राज्य मंत्री के पदभार से हटाकर अब सिविल एविएशन राज्य मंत्री बनाया गया है। संतोष गंगवार और अर्जुन राम मेघवाल को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस लेकर उन्हें टेक्सटाइल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन हुआ है और उनको प्रमोट करके मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर की जगह अनिल माधव दवे को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं रविशंकर प्रसाद से टेलीकॉम मंत्रालय छीनकर कानून मंत्रालय की कमान सौंपी गई है, जबकि सदानंद गौड़ा को कानून मंत्रालय से हटाकर सांख्यिकी मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। वहीं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को टेलीकॉम मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और वेंकैया नायडू को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है। अभी तक अरुण जेटली के पास ये अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। महेश शर्मा से सिविल एविएशन मंत्रालय छीन लिया गया है और उनके पास अब सिर्फ पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय रहेगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह को स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि विजय गोयल को युवा एवं खेल मामलों का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। एमजे अकबर विदेश राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाई गई हैं। पुरुषोत्तम रूपाला को कृषि, किसान और पंचायती राज मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया है। राजेंद्र गोहेन को रेल राज्य मंत्री बनाया गया है और हंसराज अहिर नए गृह राज्य मंत्री होंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते को स्वास्थ्य राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है, जबकि रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। महेंद्र नाथ पांडे मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बने हैं और अजय टम्टा कपड़ा राज्य मंत्री बने हैं और सुभाष भामरे रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो 19 नए चेहरों को जगह मिली है, 5 मंत्रियों की छुट्टी हुई है, प्रमोशन हुआ है प्रकाश जावड़ेकर का। ये कुछ की हाइलाइट्स हैं कल हुए कैबिनेट एक्सपेंशन और कैबिनेट रीशफल की। हालांकि आने वाले जो आगामी चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस रीशफल को, इस एक्सपेंशन को काफी अहम माना जा रहा था पहले भी, और अब भी जिस तरह की रणनीति अपनाई गई है वो भी काफी अहम है, क्योंकि यूपी से 3 चेहरे हैं जिनको जगह मिली है कैबिनेट एक्सपेंशन में। लेकिन अब इन बदलावों के बाद लगातार हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की जो नए मंत्री बने हैं, और इसी कड़ी में कपड़ा मंत्रालय से हटाकर वित्त राज्य मंत्री बने संतोष गंगवार ने उम्मीद जताई है। उनसे खास बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास हो जाएगा और नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार उन्होंने जी बिजनेस से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। नई भूमिका उसको किस तरह से आप देखते हैं सर? कल के इस परिवर्तन से समझ में आता है कि काम करने की दिशा को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए ले जाने का एक प्रयास हुआ है। लगातार ये कहा जा रहा था, विपक्ष भी कह रहा था कि ये सोशल है, जातिगत समीकरण के हिसाब से, चुनावी हिसाब किताब से ये बदलाव किया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें परफॉर्मेंस भी इन्वॉल्व था। किस तरह से आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी था? मोदी सरकार लगातार ये कहती रही पिछले 2 साल से कि सभी को परफॉर्म करना होगा, परफॉर्मेंस भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। नहीं, ये बात तो दुरुस्त है। विपक्ष या अन्य कोई कुछ भी कहे, पर वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी देश के प्रति है और प्रधानमंत्री उसके प्रति सतर्क हैं और उसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं, और उसका एक परिणाम कल के परिवर्तन से समझ में आ रहा है। जो एक पूरा आर्थिक परिदृश्य इस वक्त है, क्या आपको नज़र आता है कि किस तरह से हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारी आर्थिक ग्रोथ है, वो कहाँ जा रही है और किस तरह से आप इसको देखते हैं सर? ये बात दुरुस्त है। आप ये भी देख लें कि पूरी दुनिया में जो तरक्की की रफ्तार है वो वित्तीय ढांचे, वित्तीय व्यवस्था से है, और हम इस बात को जानते हैं कि पिछले वर्षों में जो हमारा विदेश व्यापार था वो बढ़ा नहीं है। अब उसको एक ज़रूरत ये है कि हमारी जब एक मजबूत सरकार है तो हम अपनी पहचान देश के अंदर, देश के बाहर एक सही ढंग से बनाए और हमारा एक्सपोर्ट कैसे अच्छे ढंग से आगे बढ़े
और वास्तव में वित्त मंत्रालय के ऊपर बहुत चुनौतियां हैं, बहुत जिम्मेदारी है आने वाले समय में। ये सब समझ में जो आ रहा है उसके हिसाब से हम सब लोग काम कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय की भी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, जॉब दिलाने की बात हो, चाहे महंगाई रोकने की बात हो, चाहे लोगों के पास जो एक तरह से कहें कि पैसा जेब खर्च हो, वो तमाम चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपके हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण है? क्या आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दा बनेगी सर? न, जॉब मिलने की तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस ढंग से पूरे ढांचे के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, अब लोगों को लग रहा है, लोगों को विश्वास हो रहा है कि अब जॉब मिलने का काम हो रहा है। और सबको ये भी समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, एक जवाबदेही के साथ काम कर रही है और एक इस हिसाब से काम कर रही है, अब एक आउटपुट समझ में आ रहा है। एक समझ में आ रहा है कि वास्तव में अब एक देश एक सही रफ्तार में चलने की दिशा में काम कर रहा है। आखिरी सवाल सर, जीएसटी बहुत दिनों से पार्लियामेंट में लंबित है और जीएसटी से उम्मीद की जा रही थी कि चाहे वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, चाहे तमाम जितने भी देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा, व्यापार को बड़ा बूस्ट मिलेगा। पार्लियामेंट सेशन सामने है, किस तरह की आप लोगों की एफर्ट रहेगा जीएसटी को लेकर वित्त मंत्रालय के खासतौर पर? ये भी एक विडंबना है कि सारे विपक्षी दल कोई भी खुलकर जीएसटी का विरोध नहीं कर रहा है जी। पर अड़ंगे लगाने का काम कर रहे हैं। हम सबकी समझ में आ रहा है देश के हित के लिए है और मुझे लगता है कि इस सत्र में जीएसटी बिल पास हो जाएगा और जो दुनिया के देश हमारी ओर देख रहे हैं, एक उस दिशा में ये पॉजिटिव स्टेप होगा। तो ये खास बातचीत आपने सुनी वित्त राज्य मंत्री बने संतोष गंगवार के साथ, लेकिन वहीं प्रमोशन पाकर एचआरडी मंत्री बने प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा को सार्थक बनाने को सरकार का लक्ष्य बताया है। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने अच्छा कामकाज किया है। उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री ने कई अच्छे कदम उठाए हैं और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी से मिलकर रोड मैप तैयार करेंगे। देना ही हमारा काम है। उसी मकसद से सबके सहयोग से हम ये काम को अंजाम देंगे। मोदी जी की एक दृष्टि है शिक्षा के बारे में और इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ही ज्यादा बल है। मैं पहले ब्रीफिंग भी लूंगा, कल मैं चार्ज भी लूंगा और सारे परामर्श के साथ बाद प्रधानमंत्री जी से भी फिर मिलके एक रोड मैप क्या है ये हम चर्चा करेंगे। स्मृति जी ने बहुत कुछ अच्छी पहल की है, उनसे भी मैं बात करूंगा। हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी जी और बाकी दलों में ये क्यों दलगत राजनीति का विषय नहीं है, शिक्षा सबका विषय है। शिक्षा एक बहुत बड़ा परिवर्तन का हथियार है और इसलिए सबके साथ विचार विमर्श करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब एक खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिस्टर मोतीलाल ओसवाल हैं, सीएमडी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। मिस्टर ओसवाल, गुड मॉर्निंग सर। जो बदलाव किए गए हैं कैबिनेट एक्सपेंशन और रीशफल के तहत, उन्हें आप कैसे देखते हैं, स्पेशली ऐसे समय में जब ब्रेक्जिट और एग्जिट की स्थिति से भारतीय बाजार उभरने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे में कई पहलुओं से इन बदलावों को देखा जा रहा है। एक तर्क ये भी है कि जो की मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो कि एक पॉजिटिव एक इंडिकेशन दे रहा है। और एक पहलू ये भी है कि कई चेहरों को एक पूरा उनका जो मंत्रालय उससे शिफ्ट किया गया है, जैसे रविशंकर प्रसाद हुए, स्मृति ईरानी हुई, फिर जयंत सिन्हा क्यों ना हुए। आप इन बदलावों को कैसे देखते हैं? देखिए, आई थिंक समय जैसे हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि सरकार के 2 साल कम होने से काफ़ी चेंजेस एक्सपेक्टेड थे और मोदी जी ने कोशिश की कि कैसे नए आइडियाज, नए विचार, नए लोगों को आई थिंक लाया जाए। और जैसे हम लोग बिजनेस हाउसेज में जैसे जॉब रोटेशन टाइप की बात होती है, यहाँ भी काफ़ी रोटेशन हुए हैं ताकि लोग एक फ्रेश आइडिया के साथ आ सके, कोई नई टीम आ सके, कोई नया उत्साह और जोश दिखे। तो मुझे ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। परफॉर्मेंस को भी रिवॉर्ड किया गया है, पोटेंशियल को भी देखा गया है। जी, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आप इन बदलावों को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एक स्ट्रांग मैसेज सरकार देने की कोशिश कर रही है इकोनॉमी के लिहाज से कि जो काम करेगा वो बना रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसे हटाया जाएगा। और दूसरी चीज ये कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी रणनीति सरकार तैयार कर रही है। तो बाजार पर के पर्सपेक्टिव से सेंटिमेंट वाइज आप इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखते हैं? आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव है, सेंटिमेंट के हिसाब से पॉजिटिव है। आई थिंक क्योंकि जब नई टीम बनती है तो बहुत उत्साह होता है, काफ़ी डिसीजन भी फास्ट होते हैं और जो डिसीजन जो रुके हुए थे वो भी काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। तो
मैं तो इसको काफी पॉजिटिव देखता हूँ। जी मिस्टर ओसवाल, कई वॉइसेस ऐसे भी हैं कुछ जानकारों की कि जयंत सिन्हा को वित्त राज्य मंत्रालय से हटाना शायद एक अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय में वो एक जाना माना चेहरा है और अब उनको हटाकर एक ऐसे चेहरे को लाना जिनके मंत्रालय से जुड़े कामकाज के बारे में कोई नहीं जानता, यानी संतोष गंगवार। आप इस डेवलपमेंट को कैसा देख रहे हैं? देखिए, शेयर स्टॉक मार्केट हिसाब से मेन वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी, आई थिंक उनका एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है और जयंत सिन्हा जी ने भी अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आई थिंक उनको एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी एक उसमें भी फाइनेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से एयर इंडिया वगैरह जो लॉसेस कर रहे हैं जी, तो मुझे ये लगता है कि एक अच्छा चैलेंज रहेगा कि कैसे एयर इंडिया को और एविएशन सेक्टर की जो भूमिका, जैसे अपने नई पॉलिसी भी आपने देखी होगी, काफी छोटे छोटे शहरों को भी कनेक्ट करने की एक आई थिंक गवर्नमेंट की स्कीम्स पॉलिसी ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक उनके लिए आई थिंक डेफिनेटली एक अच्छा काइंड ऑफ आई थिंक चेंज रहेगा एंड डेफिनेटली मैं तो होपफुल हूँ कि वो जैसे उन्होंने मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्टर में अचीवमेंट किया वहाँ भी अचीव करेंगे। जी, यानी एविएशन मंत्रालय के लिहाज से जो जगह मिली है जयंत सिन्हा को, उसे आप अच्छा मानते हैं। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में जो बदलाव हुए हैं, यानी जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री से रविशंकर प्रसाद को हटाया गया है, उसका क्या असर आप देखते हैं? क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि कॉल ड्रॉप का एक ऐसा मसला है जो अब तक नहीं सुलझा है, जिसको लगातार सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेशर रहा है कि इस मसले को जल्द सुलझाया जाए। एक इस पूरे सेक्टर को आप देखें तो जो PSU प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी काफी पेन में हैं। अपकमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन एक बड़े लेवल पे होने वाला है, तो काफी सारे चैलेंजेस और काफी सारी बड़ी डेवलपमेंट इस सेक्टर में होने वाली हैं। तो रविशंकर प्रसाद को हटाना और मनोज सिन्हा को लाना, ये कदम क्या आप अच्छा मानते हैं? क्या आप कुछ वाइब्रेंसी अब एक स्ट्रॉन्ग नोट पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और एक बड़ा मसला ये भी था कि सरकार और कॉर्पोरेट जो इस सेगमेंट में डील करते हैं उनके बीच ही तालमेल नहीं थी अब तक। देखिए, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री का सबसे बड़े जो काम हुआ कि पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सेट हो चुका है। आई थिंक रविशंकर प्रसाद जी का एक लीगल में भी उनका काफी एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े जो लीगल का जो स्टेप्स लिए हैं, जैसे सिंगल यूनिफॉर्म कोड है, बहुत अच्छे, एक बहुत आई वुड से एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। उनमें मुझे लगता है कि रविशंकर जी की एक काफी भूमिका रहेगी। जी जी जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर ओसवाल, बातचीत की आपने जी बिजनेस से और अपने विचार रखे। तो मिस्टर ओसवाल का यही मानना है कि जो भी बदलाव किए गए हैं या फिर जो भी एक्सपेंशन और रीशफल हुआ है, ये ओवरऑल एक अच्छा कदम वो देखते हैं बाजार के लिहाज से भी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। इस बीच विजय गोयल की ओर से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। भारत की ओलंपिक्स के लिए जा रही है, 100 से भी ज्यादा खिलाड़ी जा रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। तो इस बार मेडल्स की कितनी उम्मीद है आपको, और आपको क्या लगता है कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में क्या करना होगा? जैसे आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, ऐसे मेरी भी शुभकामनाएं हैं। और वो जो बढ़ावा देने के लिए, जब मैं मंत्रालय का कार्यभार संभालूंगा, उसके बाद उनके साथ बैठ के करके उसके बाद ही तय कर पे आऊंगा हमारी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी। तो सर, खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अभी ओलंपिक? खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं हैं, देश को उनसे आशा है और वो आशा पूरी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, आखिरी सवाल सर, ये शिवसेना थोड़ा खुश नहीं थी, वो कह रही थी कि ये NDA का विस्तार नहीं, ये भाजपा का विस्तार है। देखिए, ऐसा तो होता है कि हर एक आदमी का अपना अपना एक नजरिया है, तो वो उनका अपना नजरिया है। और पर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जो हैं आज पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं ये, और हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा होगा 60 साल के अंदर देश के अंदर जितनी तरक्की नहीं हो पाई, उतनी तरक्की अब इन वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया है, चाहे वो स्किल इंडिया है, चाहे वो मेक इन इंडिया है, चाहे वो अटल पेंशन योजना है, जन धन योजना है, वो सब योजनाएं जो हैं, वो सारी उनकी गरीब, किसान और निचले वर्ग के लिए ज्यादा हैं ये। तो मैं समझता हूँ वो युवा, महिला, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। तो विजय गोयल को आप सुन रहे थे, जिनको स्पोर्ट्स मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लेवल पर दिया गया है और राजस्थान के ये कैंडिडेट हैं जिनको जगह मिली है। अब महेश उपल भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, और अभी हम बातचीत कर भी रहे थे टेलीकॉम सेक्टर की, क्योंकि जो बदलाव किए गए हैं अब देखना होगा कि ये सेक्टर या फिर क्या प्रभाव इस पर आता है। लेकिन एक फैक्ट जरूर है कि बहुत सारे कंसर्न्स पूरे ही टेलीकॉम स्पेस के साथ बने हुए थे, फिर चाहे वो कॉल ड्रॉप का मसला हो, जो पुराने टेलीकॉम मिनिस्टर थे और जो कंपनियां या इस सेगमेंट में कामकाज करती हैं उनके बीच एक टिफ साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रहा था कॉल ड्रॉप चार्जेस को लेकर। अपकमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन के जो है वो भी काफी बड़े लेवल पे होने वाला है और उससे ठीक पहले ये बदलाव काफी मायने रखते हैं।
अब कई सारे चैलेंजेस होंगे भी मनोज सिन्हा के सामने। कॉल ड्रॉप को खत्म करना, एक बैलेंस कॉर्पोरेट्स के साथ बनाए रखना इस सेक्टर के, अपकमिंग ऑक्शन से एक अच्छे रेवेन्यू सरकार ड्राइव कर पाए, ये कुछ अहम कदम होंगे जो, या फिर कहीं अहम चुनौतियां होंगी। मिस्टर महेश उपल एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट है। मिस्टर उपल, गुड मॉर्निंग सर। जो बदलाव हुए हैं, पहले तो मैं एक कमेंट आपका उस पर लेना चाहूंगी। पूरी ही टेलीकॉम स्पेस की अगर बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कॉल ड्रॉप का मसला है, अपकमिंग मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन एक सक्सेसफुल ऑक्शन रहे और जो कॉर्पोरेट्स है वो भी उससे खुश रहे, ये सब तालमेल बिठाना कुछ कड़ी चुनौतियां होंगी नए मंत्री के सामने। लेकिन पहले तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और क्या क्या चुनौतियां नए मंत्री के सामने रहने वाली हैं? देखिए, मैं इस बदलाव को पॉजिटिव समझता हूं, क्योंकि जो हमारे नए मंत्री हैं वो राजनीतिक के अलावा टेक्नोलॉजी से भी संबंधित हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की जो मसले हैं उनमें ये तकनीकी कंपोनेंट भी काफी स्ट्रांग है। दूसरी बात ये है कि दूसरी जो थोड़ी कम अच्छी बात है वो ये है कि अब हमने ये कम्युनिकेशंस एंड आईटी को फिर बांट दिया है 2 आदमियों में, जो मैं समझता हूँ आज की डेट में अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा डिजिटल इंडिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से तो से संबंधित तो है ही है, और इसके साथ साथ कंटेंट से भी और ई गवर्नेंस वगैरह से भी है, जो कि अब एक दूसरे मंत्री के अंडर आएंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये एकदम से थोड़ा सा स्टेप बैकवर्ड है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडस्ट्री में इस वक्त कई चुनौतियां हैं, स्पेक्ट्रम के मामले में तो है ही, और आपने कॉल ड्रॉप्स की बात की। इसमें मैं समझता हूं नए मंत्री का योगदान काफी अच्छा होगा, क्योंकि नया मंत्री समझ पाएगा कि इंडस्ट्री की क्या इश्यूज हैं, उसमें क्या करना होगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए उन इंडस्ट्री को क्या करना होगा, इसमें स्पेक्ट्रम के मामले में गवर्नमेंट को क्या करना होगा, और बाकी TRAI को क्या करना होगा। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ पॉजिटिव खबर है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। जी जी जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर उपल बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।